नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। अगर अभी आप अपने टीवी चैनल्स को खोलें और उस पर खबरें देखें या न्यूज़ क्या चल रहा है देश में और क्या होने वाला है, अगर आप उसकी वो जानने के लिए अगर आप टीवी चैनल्स को खोलेंगे तो आपको वहां पर वॉर रूम सजे हुए नजर आएंगे। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से तमाम टीवी चैनल्स लगातार अपना भोंपू बजाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी भारत सरकार की अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से एक बार भी ये नहीं कहा गया है कि हम कोई हमला करने जा रहे हैं या हम कोई युद्ध की तैयारी करने जा रहे हैं। इस तरह के किसी शब्द का इस्तेमाल अभी तक भारत सरकार की तरफ से नहीं किया जा रहा है। लेकिन भोंपू मीडिया को अगर आप अभी खोलेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे अभी बस शाम को ही बॉम्ब गिराए जाने हैं पाकिस्तान के ऊपर और उसको निस्त नाबूद कर दिया जाएगा। बिल्कुल उसी तरह की हेडलाइंस बनाई जा रही हैं, बाकायदा तौर पर ग्राफिक्स के जरिए तोप और जंगी जहाज ये सब जो है वो बनाए गए हैं। उसमें बाकायदा तौर पर जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं, जो एंकर्स हैं, उनको बिठाकर बॉम्ब्स जो है जगह जगह पर गिरवाए जा रहे हैं कि कहाँ क्या किया जाएगा। मानो ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी वॉर जो है वो टीवी चैनल्स में बैठकर लड़ी जानी है। अब इसको लेकर सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, लेकिन आप ये देखें कि वो टीवी चैनल जो कि सरकार के ही गुलाम बने हुए हैं, उन्हीं का भोंपू बने हुए हैं, वो क्या करते हुए नजर आ रहे हैं लगातार आप ये देख रहे होंगे। आपको ये पता है कि कल कई मीटिंग्स जो हैं वो प्रधानमंत्री ने की हैं और उसके बाद ये ऐलान किया गया 7 तारीख को, यानी कि कल एक तरह से मॉक ड्रिल की जाएगी। 244 ऐसी जगहें हैं अलग अलग स्टेट्स की जहां पर मॉक ड्रिल की जाएगी और सायरन बाकायदा तौर पर बजाया जाएगा। आप इसे युद्ध का सायरन भी कह सकते हैं, क्योंकि 1971 के बाद जब वो जंग हुई थी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे, जिसकी बात अभी बार बार हो रही है और इंदिरा गांधी को उनके उस सख्त एक्शन के लिए याद किया जाता है, उन्हें आयरन लेडी कहा जाता है, बहुत सारी ऐसी चीजों के लिए। 1971 के बाद ये अब पहली बार हो रहा है कि इस तरह का सायरन जो है वो बजेगा। हालांकि ये एक मॉक ड्रिल है और इस मॉक ड्रिल में ये कहा जा रहा है कि ये तैयार एक तरह से करने की कोशिश की जा रही है कि एक सायरन बजाया जाएगा और खासतौर पर जो सीमा से लगे हुए इलाके हैं, ऐसे 244 जगहें हैं जहां पर ये मॉक ड्रिल की जाएगी। अब इसको लेकर इसको युद्ध की मॉक ड्रिल और बड़ा हमला करने जा रहा है भारत, पाकिस्तान को निस्त नाबूद कर दिया जाएगा, इस तरह की तमाम बड़ी बड़ी हेडलाइंस आप देख रहे होंगे। और ये वॉर मॉन्गरिंग जो है वो लगातार की जा रही है। और इसके साथ साथ अगर जो मैंने कहा कि भारत सरकार की अगर हम बात करते हैं तो भारत सरकार का जो आप शुरू से आप एक बयान अगर आप देखेंगे तो बार बार ये कहा गया है कि हम आतंकवाद को निस्त नाबूद करने जा रहे हैं, हम आतंकवाद की जड़ पर प्रहार करेंगे, आतंकवादियों को हम मिट्टी में मिला देंगे, इस तरह की तमाम बातें कही जा रही हैं। लेकिन 14 दिन बीत गए हैं। अब सवाल ये पूछा जा रहा है, देश की जनता ये सवाल पूछ रही है कि आखिर कब कार्रवाई की जाएगी, ये सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि 14 दिन अब बीत चुके हैं और प्रधानमंत्री लगातार जिस तरह से अलग अलग कार्यक्रमों में व्यस्त नजर आ रहे हैं। 24 तारीख को बिहार गए थे, वहां पर उन्होंने चुनावी रैली की थी, वहां जिस तरह के उनके हाव भाव थे वो सबने देखे। उसके बाद वो आंध्र प्रदेश गए, केरल गए, वर्चुअली उन्होंने फिर से बिहार की में एक सभा को उन्होंने संबोधित किया। और इस सब के बीच राहुल गांधी क्या करते हुए नजर आ रहे हैं ये भी पूरे देश को दिख रहा है। राहुल गांधी आज हरियाणा पहुंचे और हरियाणा में उन्होंने विनय नरवाल की जो विधवा हैं, शहीद विनय नरवाल की जो विधवा है हिमांशी नरवाल, उनसे उन्होंने मुलाकात की, उनके परिवार से उन्होंने मुलाकात की, उनको सांत्वना दी। मैं चाहूंगी टीम से कि वो विजुअल जो है वो स्क्रीन पर दिखाएं कि राहुल गांधी कैसे वहां पर पहुंचे। इससे पहले आपको याद होगा वो शुभम द्विवेदी के परिवार से मिलने के लिए कानपुर भी पहुंचे थे। आपको ये भी याद होगा कि उससे पहले राहुल गांधी पहलगांव भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने जख्मियों से मुलाकात की थी। आपको ये भी याद होगा कि राहुल गांधी अमेरिका का दौरा बीच में छोड़कर आ गए थे, उसके बाद सीडब्ल्यूसी की एक नहीं 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं। आपको ये भी याद होगा कि राहुल गांधी लगातार मीडिया के सामने जब जब आए हैं उन्होंने एक ही बात को दोहराया है कि सरकार को हमारा
अनकंडीशनल सपोर्ट है। लेकिन ये भी देश देख रहा है कि प्रधानमंत्री क्या करते हुए नजर आ रहे हैं और जो देश का जो नेता विपक्ष है राहुल गांधी, वो क्या करते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी देश को साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह से राहुल गांधी लगातार उन लोगों के आंसू पोंछते हुए नजर आ रहे हैं जिनको इस वक्त हमदर्दी और सांत्वना की बहुत सख्त जरूरत है। और दूसरी तरफ आपने ये भी देखा होगा कि एक तरह से भेड़ियों की तरह, गिद्धों की तरह हिमांशी नरवाल के ऊपर कैसे वो राइट विंग पूरा का पूरा कूद पड़ा, क्योंकि हिमांशी नरवाल ने ये एक तरह से उस फहरिस्त में वो खड़ी हुई नजर नहीं आई जहां पर उनसे ये कहा जाए कि वो मुसलमानों से नफरत करना एक तरह से सिखाया जो जा रहा है, उस फहरिस्त में वो खड़ी हुई नजर नहीं आई। उन्होंने पीस की बात की और कहा कि आप मुसलमानों, कश्मीरियों के लिए इसको दोष ना दें। और तब से आप ये देखिए कि कैसे उनके खिलाफ नफरत भरा कैंपेन चलाया जा रहा है। आज भी मैं एक वीडियो देख रही थी जहां शोक सभा रखी गई है, हाथ जोड़कर वो वहां पर खड़ी हुई हैं और उसमें उनको जूम इन करके दिखाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि देखिए जिसने अपने पति को खोया वो कैसे यहां पर मुस्कुराती हुई नजर आ रही हैं। तो ये पूरा का पूरा एक 11 साल में जो एक पूरा आप ये देख रहे हैं कि राइट विंग जो खड़ा किया गया है, जो ट्रोलर्स की एक भीड़ जो है इकट्ठी की गई है, गिद्धों की जो एक भीड़ इकट्ठी की गई है, वो कैसे एक शहीद की पत्नी को भी नहीं बख्श रही है, ये आप देख रहे होंगे। इसके साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं और जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाए तो अब आप ये देखिए कि बीजेपी उनको मीर जाफर की उपाधि देती हुई नजर आ रही है क्योंकि उन्होंने सवाल उठाए हैं। विपक्ष लगातार अनकंडीशनल सपोर्ट की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि सरकार सख्त से सख्त कदम उठाए, हम उनके साथ हैं। इसको लेकर आपको पता ही है कि सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी जिससे प्रधानमंत्री पूरी तरीके से नदारद थे। प्रधानमंत्री ने अभी तक देश के नाम कोई संबोधन भी नहीं किया है, 14 दिन गुजर गए हैं। उन्होंने ये तो माना कि चूक हुई, लेकिन किसकी जिम्मेदारी है और इसके लिए क्या एक्शन लिया जाएगा जिम्मेदारी तय करते हुए, ये भी नहीं बताया गया है। देश से कोई माफी भी नहीं मांगी गई है क्योंकि अगर चूक आपने एक्सेप्ट की तो आपको देश से माफी भी मांगनी चाहिए। इस तरह की कोई बातें जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं होती हैं। लेकिन मैं आपको सुनवाना चाहूंगी मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा है, जिसके बाद बीजेपी फिर से उनके ऊपर आक्रामक हो गई है। उससे पहले राहुल गांधी और कांग्रेस को पाकिस्तान परस्त और ये सब तो वो कहती रही है, देशद्रोही वो लगातार कह रही है। और आज मल्लिकार्जुन खड़गे को मीर जाफर से कंपेयर किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने कुछ जरूरी सवाल उठाए हैं। सुनिए आप उनको। ये भी इंफॉर्मेशन मिला और कहीं पेपर में भी आए हैं, लिखे हैं कि 3 दिन पहले ही, हमले के 3 दिन पहले ही वहां इंटेलिजेंस रिपोर्ट मोदी जी को भेजा था और उसी लिए मोदी जी ने कश्मीर जाने का प्रोग्राम कैंसल किया था। ये मैं एक पेपर में पढ़ा। जब इंटेलिजेंस लोग आपकी रक्षा के लिए ये कहते हैं आप जाना मुनासिब नहीं है, तो आप वही बात अपने इंटेलिजेंस लोगों को, सिक्योरिटी को, वहां के पुलिस को, वहां के बॉर्डर फोर्स को आपने क्यों नहीं इत्तला दिया और क्यों ये सुरक्षित लोगों का सुरक्षितपन क्यों नहीं किया? ये पूछता हूं मैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये सवाल पूछे हैं कि प्रधानमंत्री को जाना था कश्मीर लेकिन वो नहीं गए क्योंकि उनके पास कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी। अब वो ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री के पास ऐसी रिपोर्ट थी तो उन्होंने इस रिपोर्ट को शेयर क्यों नहीं किया और क्यों उन लोगों को सुरक्षा नहीं दी जिन 28 बेकसूर लोगों की, जिसमें 26 भारतीय थे, जिनकी जान चली गई। ये सवाल उठाए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, सुरक्षा में अगर चूक हुई, लैप्स हुआ तो सवाल विपक्ष उठाएगा। दूसरी तरफ
तरफ वो अनकंडीशनल सपोर्ट की भी बात कर रहा है, लेकिन इस सब के बीच आप ये देखें कि सवाल पूछना एक तरह का गुनाह बना दिया गया है कि अगर आप सवाल पूछेंगे तो आपकी जबान को बंद कर दिया जाएगा, आप सवाल पूछेंगे तो आपको देशद्रोही बता दिया जाएगा, आप सवाल पूछेंगे तो आपको पाकिस्तान परस्त बता दिया जाएगा। यानी कि आप इस लोकतंत्र में अब सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं। इस तरह की स्थिति बनाई जा रही है। सवाल तो यह है कि देश पर यह हमला हुआ है और देश पर जब हमला हुआ है और देश की सरकार को जवाब तो देना होगा कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। ये तो सवाल सब पूछेंगे ही, लेकिन इस सब के बीच आप ये देखिए कि AIMM के जो अध्यक्ष है असदुद्दीन ओवैसी वो पहलगाम पहुंचे हैं, क्योंकि सवाल लोग ये पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री केरल पहुंच जाते हैं, आंध्र प्रदेश पहुंच जाते हैं, बिहार पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी तक भी वो कश्मीर नहीं गए हैं, वो पहलगाम नहीं गए हैं, जहां पर आपने देखा है कि हर जगह पर वो पहुंचते हैं और एक प्रचार मंत्री की तरह काम करते हुए वो नजर आते हैं, लेकिन अभी तक वो कश्मीर या पहलगाम नहीं पहुंचे हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे हैं और आपने देखा होगा कि लगातार वो मुखरता से अपनी बातों को रख रहे हैं। सुनिए आप जरा उनको और फिर मैं अपने मेहमानों के पास जाऊंगी। देखिए, ये तो एक दहशतगर्दाना बुज़दिलाना हमला है और जितना भी उसकी मजम्मत जितनी भी उसकी मजम्मत की जाए बहुत कम है। और हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने यहाँ पर 26 लोगों की जानें ले ली। और सबसे दर्दनाक और इंसानियत सोच बात यह है कि ख़वातीन को, बच्चों को अलग करके मर्दों से उनका मज़हब पूछना और अगर कलमा नहीं बोल सके तो उनको गोली मारना, ये तो दरिंदगी है। ये तो ज़ाहिर है ये एक बड़ा ही तकलीफ़देह और दर्दनाक वाक़या है और हम इसकी मज़म्मत किए हैं और मज़म्मत करते हैं। और दूसरा ये कि इससे सबसे बड़ा नुकसान तो कश्मीर के लोगों को हो रहा है। इतना बड़ा टूरिस्ट यहाँ से चला गया, तो अब हम तो ये चाहते हैं कि इसका एक मौसर जवाब हमारी हुकूमत दे। ऑल पार्टी मीटिंग में भी हमने ये बात कही थी। वैसे साहब, जो पहलगाम में एक युवक की डेथ हुई है, एलिजिडली वो आर्मी की कस्टडी में, उसके बाद पुलिस ने कहा वो OGW है, अराउंड 3000। हाँ नहीं, ये इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मैंने मीडिया में पढ़ा है, उनके रिलेटिव्स का बयान पढ़ा है। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कैसे उनकी मौत हुई है। सर ये जो आप वाटर स्ट्राइक देख रहे हैं इंडिया की तरफ से सलाल बगलियार, इसको आप कैसे देख? तो आप सुन रहे थे यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी को। उन्होंने एक बार फिर से मजम्मत की और कहा कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, हम सरकार के साथ हैं। यानी कि सरकार को पूरे विपक्ष का, पूरे देश का 140 करोड़ जो हिंदुस्तानी है उनका सपोर्ट हासिल है कि वो बड़े से बड़ा कदम उठाएं, लेकिन जो मीडिया करता हुआ नजर आ रहा है उसको भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से वो पहले मजहब के नाम पर नफरत फैला रहा था और पूरी कोशिश उसकी ये थी कि कैसे इस पूरे मामले को हिंदू और मुसलमान में बांटकर एक खाई फिर से देश में पैदा करके मुसलमानों और कश्मीरियों के खिलाफ नफरत फैलाई जाए, और दिन रात उसने ये गंदगी अपने टीवी चैनल्स पर फैलाई। और अब वो वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है। अब वो ये चाह रहा है कि किसी भी तरीके से हमला हो, युद्ध हो, और ये लगातार ये कहा जाता रहा है कि युद्ध किसी मसले का हल नहीं हो सकता, क्योंकि युद्ध तो खुद एक मसला है। आज चर्चा करेंगे इसी पर। मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप तीनों मेहमानों को लेकर आइए ताकि चर्चा की हम आगाज करें। मेरे साथ अमरीश मिश्रा जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और विदेश मामले के जानकार भी हैं। अमरीश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट, जाना माना चेहरा बिलाल सब्जवारी जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। बिलाल साहब का दशकों का पत्रकारिता का अनुभव है और इन तमाम इश्यूज पर मुखरता से अपनी बात को रखते रहे हैं। बहुत स्वागत बिलाल साहब आपका भी कार्यक्रम में। स्वागत इस्तकबाल जम्मू आनंद जी आपका भी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, जाना माना चेहरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। शुरुआत अमरीश जी आपसे करूंगी और बिलाल साहब आपके पास आऊंगी फिर, कि जो सब कुछ अभी फिलहाल हो रहा है सरकार की तरफ से, जिस तरह से बैठकों का दौर है, कल राहुल गांधी भी पीएमओ पहुंचे, मुलाकात उनसे हुई, हालांकि बताया गया कि ये CBI डायरेक्टर की नियुक्ति को लेकर वो मुलाकात थी, लेकिन जाहिर सी बात है जिस तरह का देश में माहौल है, मुलाकात हुई होगी तो बात इस पर भी हुई होगी।
किस तरफ आप इस पूरी एक्टिविटी को जाते हुए देख रहे हैं, खासतौर पर जब 7 तारीख एक महत्वपूर्ण तारीख 244 जगहों पर एक तरह से मॉक ड्रिल जो कराई जाएगी, इसकी क्या जरूरत है, इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि इसको भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है, मॉक ड्रिल को भी। अब हम क्रिटिसाइज तो नहीं करेंगे, लेकिन लोग इसको सवाल उठा रहे हैं, इसको इवेंट की तरह कुछ लोगों ने इसको एक तरह से इसको लेकर सवाल उठाए हैं। लेकिन फिलहाल की स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले जो डोमेस्टिक स्थिति है उससे उससे पहले मैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है उस पर आना चाहूंगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इसको लेके बहस हुई है। आज ही खबर आई इंडियन एक्सप्रेस। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आप जानती हैं 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जो कि चाइना, रशिया और यूएस, यूके और फ्रांस, ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। 15 देशों की होती है। अभी इस समय ग्रीस उसका चेयरपर्सन और अल्जीरिया के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो उसके जो मिडिल ईस्ट, एशिया और जो पैसिफिक मामले हैं उनके वो इंचार्ज। अब आप सुनिए, जो ये मीटिंग चली है, इस मीटिंग में इसी मसले पे थी और ये क्लोज डोर मीटिंग। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो लोग, कोई ऑफिशियल बयान यूएनएससी ने देने से मना कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, जो खैरी साहब हैं जो ट्यूनीसिया के हैं और जिन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा, उन्होंने कहा कि हम लोग इसका पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सिचुएशन इज वोलेटाइल बट वी वांट अ पीसफुल रेजोल्यूशन। दूसरी बात, पाकिस्तान ने क्या कहा? पाकिस्तान ने कहा कि आवर ऑब्जेक्टिव वर लार्जली सर्व। तीसरी बात, इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार भारत का जो व्यू है वो ये रहा कि भारत ये मानता है कि टफ क्वेश्चंस पाकिस्तान से पूछे गए। अब आप देखिए, यूएनएससी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, यूएनएससी ने कोई रेजोल्यूशन पास नहीं किया है। अल्जीरिया के उसके जो वहां थे, उन्होंने जो ब्रीफ किया मीडिया को, उन्होंने कहा कि पीसफुल रेजोल्यूशन, वोलेटाइल सिचुएशन। भारत ने क्या कहा वो मैंने बताया कि पाकिस्तान को टफ क्वेश्चन जवाब देने पड़े। पाकिस्तान ने कहा उसके ऑब्जेक्टिव लार्जली सर्व हो गए। ये एक पूरी मैं आपको बता दूं। नंबर 2, अब हम दूसरे एक स्थिति में आते हैं। अमेरिका जो है उससे शुरू में पूछा गया, अमेरिका ने कहा कि ट्रंप ने कह दिया कि हम इस मामले में लोग तो आपस में सुलझा लें। उसके बाद फिर कुछ इस तरह की मीडिया में कुछ पुराने ट्रंप के टेप्स चलाए गए जिसमें वो पाकिस्तान को कुछ कह रहे हैं, भारत का साथ देने की बात कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात लेकिन देखिए क्या है, अभी जो 4 देश जिन्होंने एक इंटरेस्ट दिखाया है इस पूरे मुद्दे में, वो कौन है? वो है रशिया, जिसका बयान आया और जिसने कहा कि हम ब्रॉडली भारत के साथ हैं। चाइना, जिसने कहा कि युद्ध नहीं होना चाहिए लेकिन पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे कोई आज हम नहीं आने देंगे। तीसरा ईरान और चौथा तुर्की। अब आज के जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में जो पूरे विश्व में पोलराइजेशन हो रहा है, हम सब जानते हैं अमेरिका, इजराइल एक पोल है और चाइना, रशिया, ईरान एक पोल है। और इससे ये साफ हो जाता है कि इंडिया, पाकिस्तान दोनों को जो चाइना, ईरान, रशिया का जो पोल है, एक तरह से अमेरिका ने उनको दे दिया है कि आप इसको संभालिए। ये पूरी स्थिति है, ये सच्चाई है, ये जनता को समझना जरूरी है। और ये पूरी जो एक सिचुएशन है, इसमें युद्ध की जो एक, भाई दोनों देश अपने अंदर युद्ध उन्माद पैदा कर रहे हैं। पाकिस्तान कुछ कम नहीं है, पाकिस्तान भी हर तरह के वो फौजें भेज रहा है और लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे और न्यूक्लियर ऑप्शन की बात हो रही है कि भाई हमारा तो नो फर्स्ट यूज है नहीं, हम तो फर्स्ट यूज कर सकते हैं। उसके बाद भारत की तरफ से आपने बताया ही कि जो माहौल है, और भारत में प्रॉब्लम लेकिन ये है कि इंटरनल जो लोग हैं, जो भारत का विपक्ष है, उनको दबाने की कोशिश ज्यादा हो रही है। ये बड़ी अजीब सी चीज है, क्योंकि इस समय देश को साथ लेके चलने की जरूरत है, सबको साथ लेके चलने की जरूरत है। और उसमें अगर कोई सवाल कर भी रहा है तो उस सवाल को इग्नोर किया जा सकता है, उससे कोई राष्ट्रीय सुरक्षा को हानि नहीं है, लेकिन उसको एक इशू बनाना पॉलिटिकल, इससे ऐसा लग रहा है कि देखिए मामला इस समय
इंडिया पाकिस्तान के हाथ से बाहर निकल चुका है। एक तबके का ये कहना है, जो खासतौर पे जो थोड़ा एक राइट विंगर्स हैं, कि हाँ कुछ ना कुछ एक्शन होगा, कुछ ना कुछ एक्शन होगा और बड़ा एक्शन होगा और इसमें भारत को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। ये उनके वर्ड्स हैं, उन्होंने खुद कहा है कि भारत को भी थोड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, पाकिस्तान को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो फिर उसके जवाब में जो न्यूट्रल रक्षा विशेषज्ञ हैं उन्होंने भी कहा, उन्होंने कहा कि अगर यही होना है, जैसे पहले कि भाई 4 किलोमीटर हम बढ़े, 4 किलोमीटर वो आए और उसके बाद मिल बैठ के सब मामला एक तरह से ये चलट गया, तो इससे क्या निकलेगा? ये देखिए एक सिचुएशन है। मैं यहाँ कोई सोल्यूशन देने नहीं आ रहा हूं। एक अंतिम बात, आप देखिए कि मार्च 2025 में जो बलूचिस्तान के जो मिलिटेंट्स हैं उन्होंने 26 पाकिस्तानी नेशनल्स को मारा था और उसमें से 18 मिलिट्री के थे, बाकी सिविलियन। 26 मार्च 2025 को पाकिस्तान ने ब्लेम किया था इंडियन एजेंसी। 22 अप्रैल 2025 में जो आतंकवादी यहां आते हैं वो भी 26 मारते। ये अलग बात है कि उसमें टोटल सिविलियन और उसमें मजहब के आधार पर उन्होंने चिन्हित करके मारा, मोदी का नाम लिया, ये सारी चीजें हुई। इसमें एक इंटर एजेंसी राइवलरी, इंटर एजेंसी जो बहुत सारे इक्वेशन होते हैं, आईएसआई, रॉ, इस तरह की फोर्सेस का भी एक रोल है। वो रोल कैसे प्ले आउट करेगा ये एक अलग सवाल है, वो हमारे डिस्कशन से बाहर है। लेकिन जो पूरी स्थिति है उससे ऐसा लग रहा है अंतर्राष्ट्रीय अभी जो है मामला, उसमें रूस अगर भारत के साथ दिख रहा है, चीन पाकिस्तान के साथ दिख रहा है, तो ये मत भूलिए कि रूस और चीन एक है। इस समय रूस और चीन एक है अमेरिका के खिलाफ। अमेरिका ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। भारत की विदेश नीति का जोर अमेरिका और इजराइल की तरफ रहा है। इजराइल जिस बुरी तरह से फंसा है सब जानते हैं, उसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं। अमेरिका की प्रायोरिटी यूक्रेन है, ये भी सब लोग जानते हैं। तो अब भारत को इन देशों से, जिनसे वो सोच रहा था कि अमेरिका इजराइल की तरफ से, और यूरोप से जो जयशंकर जी का वाद विवाद कि उन्होंने यूरोप से कहा कि हमें पार्टनर चाहिए, हमें प्रीचर्स नहीं चाहिए, और उनकी ये बात काफी हद तक सही है, क्योंकि देखिए यूरोप को कोई अधिकार नहीं है किसी देश को कुछ बताने का, क्योंकि यूक्रेन में उन्होंने इतनी बड़ी वॉर, यूक्रेन वॉर खत्म हो जाती है 1 हफ्ते 10 दिन में, लेकिन उसको बढ़ाना, उसको बढ़ाए रखना, लाखों यूक्रेनियंस मर गए हैं, उनकी कोई चिंता नहीं। ये और यूरोप के डबल स्टैंडर्ड जो भारत को प्रीच कर रहे हैं, तो वो तो चलिए हमारे विदेश मंत्री ने जवाब दिया उसको, लेकिन जो ओवरऑल पिक्चर है, जो युद्ध उन्माद की बात जो मीडिया भड़का रहा है, जो बहुत सारे ऐसे लोग भड़का रहे हैं जिनका कोई स्टेक इन्वॉल्व नहीं है किसी चीज में, ये कंडेमनेबल है। जो विपक्ष पे हमला कर रहे हैं, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट पे हमला कर रहे हैं, जो विजय नारिवाल की वाइफ पे हमला कर रहे हैं, ये कंडेमनेबल है। इसको कभी भी देश स्वीकार नहीं करेगा। जी बिल्कुल, महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं और ये साफ तौर पर है, क्योंकि ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वो पाकिस्तान गए हैं। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से बाकायदा तौर पर उन्होंने लिखा है इसको, भारत से अपनी दोस्ती की बात उन्होंने कही है और एक तरह से उन्होंने मध्यस्थता की भी बात कही है, और ये भी कि भारत में भी उनको आना है, लेकिन वो पाकिस्तान आए हैं, पाकिस्तान से वो वापस ईरान गए हैं, और फिर उसके बाद ये बताया जा रहा है कि आने वाली 7 या 8 मई को उनको भारत आना है। दूसरी तरफ ये भी खबर है कि टर्की ने अपने जंगी जहाज जो हैं वो पाकिस्तान भेजे हैं। चीन के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को लेकर बातें कही हैं। रशिया ने सीधे तौर पर भारत को की बात करें तो उसे सपोर्ट करने की बात कही है। और क्योंकि देखिए कोई भी जंग है, हमें उसमें समझना होगा कि पूरा वर्ल्ड सिनेरियो क्या है, कौन से देश किसके साथ खड़े हैं, क्योंकि युद्ध ऐसे ही नहीं लड़ा जाता है। और फिर मैं यहाँ पर दोहराऊंगी कि भारत सरकार की तरफ से अभी तक युद्ध जैसे लफ्ज का कोई इस्तेमाल नहीं किया है, हमला जैसे कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। उन्होंने बार बार आतंकवाद से लड़ाई को लेकर ही अपनी बातों को रखा है। तो फिर ऐसे में बिलाल साहब, ये जो टीवी चैनल्स हैं, ये जो पूरा सोशल मीडिया है, ये जो राइट विंग है, ये पूरा धर्म उन्माद जो बचा रखा है उन्होंने, जो वॉर मॉन्गरिंग कर रखी है, ये आखिर फिर इसको लेकर सरकार की तरफ से क्यों कुछ नहीं किया जाता है? क्योंकि हमें ये भी समझना चाहिए, क्योंकि लड़ाई कोई जमीन की लड़ाई नहीं है कि भाई हमारी जमीन हथियाली है, हमें जंग करनी होगी, अपनी जमीन को वापस लेना होगा। ये लड़ाई सीधे तौर पर आतंकवाद को लेकर लड़ाई है।
और ये आतंकवाद को खत्म करने को लेकर लड़ाई है। तो ऐसे में ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो बनाया जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? और इसमें जो मॉक ड्रिल की एक्टिविटी है उसको आप कैसे देखते हैं, जब हम तकनीकी तौर पर अब पूरी दुनिया ही 1971 से लेकर 2025 में हम आकर खड़े हैं, अब जो इतनी तकनीकी तौर पर मजबूत हम हो चुके हैं, क्या मॉक ड्रिल की जरूरत है उसमें? बुशरा साहब, काफी काफी 3-4 सवाल हैं इस आपके, तो मैं एक एक करके उनको एड्रेस कर रहा हूँ। ये बात ठीक है कि कल ईरान के जो विदेश मंत्री अब्बास अराकाची ने कल पाकिस्तान का दौरा किया और फिर वो ईरान लौट गए। अब कल यानी कि आज वो ईरान लौट गए और कल को हिंदुस्तान में उनका एक शेड्यूल लगा हुआ आ सकता। तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान चाइना ईरान डिप्लोमेसी के चैनल से ये एक एंगेजमेंट हुआ, जिसके अंदर ईरान क्या यहाँ पर आके कम्युनिकेट करता है पाकिस्तान से, जो उनका डायलॉग हुआ है उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी समझने की जरूरत है कि कल पाकिस्तान के एम्बेसडर जो रशिया में थे, और कल ही हमने एक न्यूज सुनी थी कि जो भारतीय विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, उनके माध्यम से खबर आई थी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पुतिन से बात की और कल ही पाकिस्तान के एम्बेसडर ने रशिया के अंदर ही एक स्टेटमेंट दिया। उनका नाम है, मेरा ख्याल है, खालिद जमाली। उनका ये कहना था कि अगर हम पर युद्ध थोपा गया तो हम फुल फ्लेज स्पेक्ट्रम वॉर की तरफ जा सकते हैं, वी आर एटॉमिक पावर। तो अगर पाकिस्तान के एम्बेसडर रशिया में ये बयान दे रहे हैं तो वो इंटरनेशनल लेवल पे तो कम्युनिकेट हो रही है, खासतौर से उसकी मैसेजिंग पुतिन को भी हो रही है कि आप कहीं ना कहीं इसके अंदर इंटरवीन कीजिए, इसके अंदर मध्यस्थता कीजिए और ये स्थिति उस लेवल पर ना चली जाए कि ये जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के अगेंस्ट जो एक हिट लेना चाहता है, हिट, मैं वॉर नहीं कह रहा, वर्ड हिट लेना चाहता है, और उसके अगेंस्ट अगर कहीं पाकिस्तान स्ट्रांग रिटेलिएट कर देता है तो कहीं ऐसा ना हो कि उस रिटेलिएशन से चीजें बिगड़ जाएं और एक युद्ध में कन्वर्ट हो जाए। तो ये मैसेजिंग उन्होंने रशिया में बैठकर ही की, जो सबको लिए एक संदेश है। उसके बाद ये न्यूज आई कि साहब पुतिन साहब हिंदुस्तान का दौरा भी कर सकते। एक तो ये सिनेरियो हमने देखने की जरूरत है। वहीं कल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक क्लोज डोर मीटिंग हुई, अभी तक उसका क्या आउटकम है वो सोर्सेज से ही आया, लेकिन हिंदुस्तान के सोर्सेज का ये कहना है कि वो बेनतीजा साबित हुई है। वही पाकिस्तान ने कल इस इशू पर एक अपनी स्पेशल संसद भी बुलाई थी, विशेष सत्र एक दिन का बुलाया था। तो ये बता रहा है कि पाकिस्तान पर प्रेशर है। हिंदुस्तान ने जो पॉस्चरिंग की है, जो प्रेशर बिल्डअप किया है, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर साफ नजर आ रहा है। और पाकिस्तान ने जिस तरह से यूनाइटेड नेशन को इसमें इन्वॉल्व किया है, जिस तरह से बैकडोर डिप्लोमेसी काम कर रही है, जिस तरह से पाकिस्तान ने हमले के बाद इसमें एक न्यूट्रल इंक्वायरी की बात की थी, जिस तरह से उसने इंटरनेशनल लेवल को प्लेयर्स को इसमें इन्वॉल्व करना चाहा, तो वो ये बता रहा था कि ये मामला बातचीत के जरिए सुलझ जाए। और उसकी डिप्लोमेसी ये थी पाकिस्तान की कि हिंदुस्तान को हम इंटरनेशनल लेवल पर इस तरह से एंगेज करें कि वो हमें हिट ना कर पाए। तो ये पाकिस्तान की डिप्लोमेसी वर्क कर रही है। लेकिन हमले के बाद आप देखिए, आपको याद होगा कि ट्रंप का एक बयान आया था, उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के भी करीब हूं, मैं हिंदुस्तान के भी करीब हूं। एक न्यूट्रल लाइंस पर उनका बयान था। लेकिन उस न्यूट्रल लाइंस पर बयान होने के बाद जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस का बयान आया था, वो काफी डिप्लोमेटिक था। उस डिप्लोमेटिक बयान के माध्यम से हमें अमेरिका की नीति का, अमेरिका की डिप्लोमेसी का और पहलगाम के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच किस तरह से एक सलूशन मिल सकता है, उसका हमें एक रिफ्लेक्शन मिलता है। जेडी वेंस ने यह कहा था कि भारत को
अपनी आत्मरक्षा करने का पूरा अधिकार है। ये बता रहा है कि वो ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन दे रहा है कि अगर पूरा अधिकार है इस हमले करने का, तो भारत इस पर एक सो मोटो कॉल ले सकता हो सकता है वो पाकिस्तान को हिट करे। वही उस मैसेज की सेकंड लाइन कह रहा हूं, सेकंड मैसेज ये था कि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान उस पर इतना स्ट्रांग रिटेलिएट करे कि वो एक वॉर में कन्वर्ट हो जाए। तो वो सेकंड मैसेज में पाकिस्तान के रिटेलिएशन को एक तरह से सेंसर कर रहा है और साथ ही साथ उसको वीटो भी लगा रहा है। तो एक मैसेजिंग ये थी कि हिंदुस्तान हिट ले सकता है, लेकिन रिटेलिएशन में पाकिस्तान इतना स्ट्रांग रिटेलिएट ना करे कि युद्ध की स्थिति हो जाए, क्योंकि इस क्षेत्र में हमें शांति की जरूरत है। तीसरा मैसेज उसका यह था कि कभी कभी आतंकवादी पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल कर लेते हैं। वो पाकिस्तान को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा, वो कह रहा है आतंकवादी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो जेडी वैंस का बयान था, ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी से जुड़ा हुआ था और ये बता रहा था कि भारत की जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है इस विषय को लेकर किसी हद तक कामयाब हो गई। लेकिन उसके बाद जो सिचुएशन में चेंज आया है, कल जो हमने यूरोपियन यूनियन का यू टर्न देखा और यूरोपियन यूनियन की जो वाइस प्रेसिडेंट है काजा कालरा, उन्होंने कहा था कि साहब हिंदुस्तान और पाकिस्तान को इस विषय पर बैठकर बात कर लेनी चाहिए। तो ये जो यू टर्न था वो जेडी वैंस की जो डिप्लोमेटिक लाइंस हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ जिस मैसेजिंग के साथ थी उससे ये मैच नहीं कर रहा। हाँ, अगर यूरोपियन यूनियन का भी बयान जेडी वैंस के आउटलाइंस के साथ मैच करता तो ये बता रहा था कि हिंदुस्तान को डिप्लोमेटिक लेवल पे बड़ी कामयाबी मिल गई है, जिसको लेकर जयशंकर ने उनको क्रिटिसाइज किया कि साहब हम जब भी दुनिया की तरफ देखते हैं तो हमें एक पार्टनर की जरूरत होती है। आप हमें क्या कर रहे हैं, प्रीच कर रहे हैं। हमें प्रीचिंग की जरूरत नहीं, हमें मदद की जरूरत है। आप हमारे इन परिस्थितियों में हमारा साथ दीजिए, क्योंकि यूरोपियन यूनियन अपने आप में 27 कंट्रीज का एक ब्लॉक है, पॉलिटिकल ब्लॉक है और वो इंपॉर्टेंट एक ब्लॉक है। अगर वर्ल्ड पावर्स के बाद अगर यूरोपियन यूनियन की दुनिया में अपनी हैसियत मानी जाती है, और यही वो यूरोपियन यूनियन है जो यूक्रेन का रशिया के अगेंस्ट साथ भी दे रहे हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट स्थिति है। इस यूक्रेन पर जो हिंदुस्तान के एक है ना ORF ऑर्गेनाइजेशन, उसके जो थिंक टैंक है सुशांत सरीन, उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में आज की स्थिति में ना तो कोई डायलॉग हो सकता है और ना ही कोई डिप्लोमेसी हो सकती है। हमें अपने इस आतंकवादी घटना का बदला चाहिए, इसमें हमें हमारे साथ आना चाहिए। जिस पर एक और बयान आया था ओलिवर बालरिक का, जो कार्नी यूनिवर्सिटी के विजिटिंग फेलो है, उन्होंने कहा था कि अगर ये युद्ध बढ़ता है तो इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा तनाव हो जाएगा। पूरे विश्व में ऑलरेडी बहुत सारी स्थितियां अब बिगड़ी हुई है। यूक्रेन रशिया ऑलरेडी वार चल रहा है, फिलिस्तीन इजराइल का चल रहा है, पाकिस्तान के साथ ये घटना हो गई है, चाइना और अमेरिका ट्रेड वॉर चल रहा है, रशिया की ऐसी हालत नहीं है कि वो दोबारा किसी वॉर में एंगेज हो जाए, खासतौर से इस क्षेत्र में। वो इस लाइंस पर बयान दे रहे थे। लेकिन आज की जो स्थिति है, जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर मॉक ड्रिल हो रही है, जिस तरह से हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर, हिंदुस्तान के और रक्षा मंत्री, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर के जो बयान आ रहे हैं, जो क्लोज डोर मीटिंग्स ले रहे हैं और LOP को वो कॉल कर रहे हैं और पाकिस्तान को बार बार एक चेतावनी दे रहे हैं, वो ये बता रहा है कि हिंदुस्तान हर एतबार से पाकिस्तान के अगेंस्ट हिट लेगा। ये मैं आपको एश्योर कर दूं। लेकिन ये हिट किस तरह से वॉर में न बदले, इसके लिए हिंदुस्तान डिप्लोमेसी कर रहा है कि कहीं ये हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी है कि पाकिस्तान को हमारे हिट के अगेंस्ट जो स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन है उससे हम लोग बचा लें अपनी डिप्लोमेसी से। तो कुल मिलाकर एक मैसेजिंग ये है कि हम हिट भी कर दें, पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग रिटेलिएट भी ना करे, इंटरनेशनल इसमें फोर्सेस कूद जाए और इस मसले को सुलझा ले। तो ये कुल मिलाकर इंटरनेशनल लेवल पर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। और जहां तक मॉक ड्रिल का सवाल है, तो ये मॉक ड्रिल इन परिस्थितियों में होती है क्योंकि हमें युद्ध कब किन परिस्थितियों में हाथ से हमारी जो डिप्लोमेसी है, हमारा जो अटेम्प्ट है, वो किन परिस्थितियों में उस डायमेंशन पे आके खड़े हो जाए कि कहीं युद्ध भी ना बदल जाए। तो उससे सचेत रहने के लिए ये राष्ट्र का कर्तव्य है कि हम अपने नागरिकों को इस बारे में सचेत कराएं और उन्हें अलर्ट कर दें। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है।
जी, बिल्कुल, बहुत बेहतरीन आपने बातें कही हैं और ख़ास तौर पे लास्ट की जो बात कही है और इसीलिए मैं बार-बार कह रही हूँ कि वॉर की बात भारत सरकार की तरफ से नहीं की जा रही है, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है वो रिटेलिएट करना चाहता है। भारत सरकार रिटेलिएट करना चाहती है, जवाब देना चाहती है, वो कैसे देगी, क्या देगी, उसकी स्थिति क्या होगी, उसके पैरामीटर्स क्या होंगे, वो कितनी इंटेंस होगी, ये तो आने वाला वक़्त ही बताएगा और ये मीडिया चैनल्स जो हैं उनके ज़रिए तो नहीं तय होगा और वहाँ पर बैठकर तो नहीं तय किया जाएगा और वो तो नहीं बताएँगे पूरे देश को कि क्या होने जा रहा है। लेकिन ये भी ज़रूर है कि ऐसे सेंसिटिव वक़्त में भारत सरकार को इन टीवी चैनल्स को भी एक गाइडलाइंस जो जारी की गई है उस पे सख्ती दिखाते हुए इनको भी आप 4 पीएम बंद कर देते हैं। आप जो इस तरह की कोई बातें करते हैं आप उस तरह के तमाम अकाउंट्स को बंद करने की की तरफ आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये चैनल्स जो वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, इनके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या सरकार भी इससे अपना किसी तरह का कोई हित साध रही है, भारतीय जनता पार्टी इससे अपना कोई हित साध रही है। सवाल जम्मू आनंद जी आपसे, आप लगातार ये देख रहे होंगे 22 तारीख को जब से ये घटना हुई है तब से लेकर अब तक की अगर हम बात करें तो ये साफ तौर पर दिख रहा है कि प्रधानमंत्री क्या करते हुए नजर आ रहे हैं, एलओपी क्या करते हुए नजर आ रहे हैं, देश उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और वो क्या करते हुए नजर आ रहे हैं, ये सब दिख रहा है। कल मैंने देखा उछल उछल कर टीवी चैनल्स के जो एंकर्स हैं वो कह रहे थे कि पीएमओ पहुंचे हैं प्रधानमंत्री, ऐसा लग रहा था कि क्या बवाल, भाई पीएमओ उनका दफ्तर है, मैं अगर डीबी लाइव के दफ्तर पहुंचूंगी तो ये कोई बड़ी खबर डीबी लाइव के लिए नहीं हो जाएगी। बिल्कुल उसी तरीके से ये देश के लिए कोई बड़ी खबर नहीं है कि वो पीएमओ पहुंचे हैं, लेकिन उसी तरीके से एक तरह से हम ये देख रहे हैं कि सबके जरिए प्रधानमंत्री की जो पूरी इमेज है, भारतीय जनता पार्टी और सरकार की जो पूरी इमेज है उसको भी चमकाने का काम चल रहा है। लेकिन उस सबके बीच सरकार जातिगत जनगणना भी लेकर आ जाती है। तो क्या कोई कंफ्यूजन की स्थिति है भारतीय जनता पार्टी में कि उसे आखिर आगे राजनीतिक तौर पर करना क्या है? कैसे देख रहे हैं आप इस सबको और इसके जरिए फैलती हुई नफरत को भी? धन्यवाद बुशरा जी। पैनल में जो दो वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक है उन्होंने तो एक अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ इस वक्त पाकिस्तान और भारत के बीच जो चल रहा है उसका दिया है। मैं उन संदर्भों से और उस विश्लेषण से सहमत हूँ, लेकिन मैं देश का एक नागरिक भी हूँ, दुनिया का भी एक नागरिक हूँ। मैं किसी भी सूरत में युद्ध के साथ नहीं हूँ, मैं शांति के पक्ष में हूँ और चाहे आतंकवादी हमलों में हो या सरकारों के युद्ध में मासूम लोगों की जान चले जाए दुनिया में, दुनिया के किसी भी कोने में, मैं उसका पक्षधर नहीं हूँ। यह मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। एक बात तो यह है कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने भी अपील की है कि भाई आप दोनों देशों के बीच में जो टेंशन है उस टेंशन को वो लोग बातचीत से सुलझाने का काम करें। युद्ध कोई टेंशन्स को दूर करने का या उससे हल निकालने का कोई रास्ता नहीं है। मतलब ये यूनाइटेड नेशन ये शांति की बात कर रहा है, सुलह की बात कर रहा है, बातचीत की बात कर रहा है। तो मैं भी एक देश का नागरिक होने के नाते मैं यूनाइटेड नेशंस की इस भावना के साथ मैं भी खड़ा हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि बातचीत हो, सुलह हो, बातों को समझ लें। अब रही सवाल एक देश के नागरिक होने के नाते, आज ये मैं जो देख रहा हूँ कि दुनिया एक स्वर से भारत के साथ खड़ी नहीं है, इसको हम लोगों ने अंडरलाइन कर लेना चाहिए। एक समय था कि दुनिया एक स्वर के साथ भारत के साथ खड़ी हुआ करती थी। आज इस मसले पर खेमों में बटी हुई दुनिया है। मैं इसको समझता हूं कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय जो भूमिका या भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि या भारत की कूटनीति, ये सब में कहीं ना कहीं एक डेंट लगा है, एक डेंट लगा है। अगर आतंकवाद के शिकार भारत के आम नागरिक मासूम लोग होते हैं
तब भी अगर दुनिया एक स्वर में देश के साथ खड़ा नहीं है तो इसका जवाब देश की सरकार को भी देना होगा कि ऐसी क्या बात है कि हम दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ कह लो या भारत की पोजीशन के समर्थन में क्यों नहीं खड़ा कर पाए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो पूरा पहलगांव का मसला है, मतलब आज तक जितने आतंकवाद के नाम पे हमले हुए या आतंकवादियों ने हमले किए हैं, ये पहला वाकया है कि जब ये कहा गया कि आतंकवादी धर्म पूछ के मारे हैं। मतलब हिंदू मुसलमान करने का जो एक पूरा एक नैरेटिव है, उस नैरेटिव से जुड़ा हुआ ये बात लगता है कि आतंकवादी पर्यटकों पे हमला ना करते हुए आतंकवादियों ने हिंदुओं पे हमला किया। और मैं समझता हूं कि यही जो है भारत सरकार की स्थिति थोड़ी सी नाजुक हो गई है, क्योंकि इस घटना ने इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान नहीं होने दिया। क्योंकि जो पीड़ित थे, जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, वो भी हिंदू मुसलमान नहीं करना चाह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम सब, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सब कोई आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़े। मतलब आतंकवाद बनाम सभी, ये जो बात है, ये बात बहुत बड़ी बात है। और इसी बड़ी बात ने हमारे देश के अंदर जो एक पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है, उस पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उस पॉलिटिक्स को इस घटना से बल नहीं मिला। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनने जाने वाली देश का सिक्योरिटी इंटेलिजेंस क्या इतना कमजोर हो सकता है कि ना हम आतंकवादियों को अंदर आने से रोक पाए हैं और ना घटना के बाद एक को भी पकड़ नहीं पाए हैं। मतलब क्या हमारे बॉर्डर्स इतने मतलब बगीचे में तब्दील हो गए कि कोई एक गेट से आ गए घूमने वाला और पीछे के गेट से चले गए। तो मतलब ये पूरा जो मसला है, इस मसले ने 370 खत्म करने की जो तमाम दुहाई दी गई, और इतना ही नहीं, नोटबंदी के समय में भी ये कहा गया, देखिए ये दौर वो नहीं है कि हम सवाल ना पूछे, ये दौर ये भी नहीं है कि हम अपने विवेक को एकदम खत्म कर ले। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि देश के प्रधानमंत्री, जिनका इतना जलवा है दुनिया में, और जो एक फोन से यूक्रेन और रशिया के युद्ध को कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए रोकने का सामर्थ्य रखते हैं, ऐसे देश के प्रधानमंत्री का देश की इंटेलिजेंस और पूरी सुरक्षा व्यवस्था आतंकवादियों को आने से रोक नहीं पाती है, घटना के बाद एक को पकड़ नहीं पाती है। ये सवाल सरकार पे है। इसलिए आप देख रहे हैं कि कोई माहौल देश में नहीं बन पा रहा। लोगों में गुस्सा है, लोगों में हमले के खिलाफ गुस्सा है, आतंकवाद के खिलाफ गुस्सा है, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हैं देश में अभी भी कि पाकिस्तान के झंडे जल रहे हैं। हमने वो भी दौर देखा है कि देश के सड़कों पर आतंकवादी घटनाओं के खिलाफ जो जन आक्रोश देखे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के झंडे जलते थे, जलाए जाते थे। लेकिन मैं ये देखना चाहता हूं कि पिछले 10 दिनों में क्या देश के अंदर ऐसा माहौल है। मुझे हैरानी इस बात की है कि पहलगांव के बाद भी अपने आप को बचाने के लिए, संभालने के लिए बिहार इस चुनाव को ध्यान में रखते हुए जाति जनगणना का सहारा लेना पड़ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने आईना अपने सामने खड़ा है, और उस आईने में हम कहीं ना कहीं जंजीरें हमारे आजू बाजू कहीं तो भी लिपटी हुई है, ऐसा नजारा है। अब सवाल इस बात का है कि सरकार, मैं इस बात कहना चाहता हूं कि सरकार की ये मजबूरी है
ये सरकार की अब मजबूरी है कि उसे कुछ ना कुछ आतंकवादियों के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ना कुछ गतिविधि वो करते दिखे, जिससे, क्योंकि ये कितनी बड़ी बात है कि देश के प्रधानमंत्री कैबिनेट की मीटिंग नहीं करते। ये कितनी बड़ी बात है कि इतनी बड़ी घटना हो जाए। 370 के बाद पहली बड़ी घटना है। 370 के बाद पहले पुलवामा और 370 के बाद पहलगांव। देश का प्रधानमंत्री देश के अपोजिशन और या ऑल पार्टी मीटिंग नहीं करते। ये कैसी बात है कि देश के प्रधानमंत्री देशवासियों को विश्वास में लेने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, एक एड्रेस नहीं करते। पूरी जिम्मेदारी, सरकार की छवि को चमकाने की जिम्मेदारी ट्रोल मीडिया और ट्रोलर्स और गोदी मीडिया को सौंप दी गई। वो घटना के 2 दिन किस तरीके से गोदी मीडिया चिल्ला रही थी, धर्म हिंदू धर्म, और जब पीड़ितों ने बयान देने लगे तो उनकी ऐसी तैसी हो गई। और अब एक जिसको बोलते हैं ना वॉर इफोरिया, एक युद्ध का अनुमान खड़े करने की पूरी जिम्मेदारी गोदी मीडिया ने ले ली। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत सरकार जो है वो इस पूरे मसले में एक बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन में खड़ी है। वो अगर कुछ भी हरकत नहीं करेगी तो भी देशवासी कहेंगे कि यार इतना बड़ी घटना होगी और सरकार कुछ नहीं कर रही। दूसरी तरफ वो थोड़ी बहुत कुछ करे और ये भी उम्मीद करे कि वो युद्ध में ना बदले, तो भाई क्या सब कुछ टेबल में बैठ के तय होने वाला है क्या? कि हम क्या करेंगे और आप क्या करेंगे, और आप क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त सरकार जो है वो बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं है और करने की अभिलाषा भी है। ऑल सेड एंड डन, आम नागरिकों के स्तर पर वो एक उन्मादी मानसिकता या माहौल मुझे दिखता नहीं है। इसीलिए आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है सरकार की तमाम भूमिका के ऊपर बहुत सारे सवाल भी खड़े होंगे। शायद लोग भी बहुत बारीक नजर से देखेंगे और धीरे धीरे अब सवाल उठने लगे हैं। अब वो स्थिति नहीं रही है, वो स्थिति नहीं रही है। पहलगांव में तो नागरिक मारे गए, पुलवामा में तो आर्मी के लोग मारे गए थे। तो जब आर्मी के लोग मारे जाते हैं तो उसका एक अलग इफोरिया आम जनता की चेतना में होता है, अवचेतना में होता है। अब नागरिक मारे गए तो आम जनता की अवचेतना अलग है उसमें। तो उसको साधने का काम में ये पूरी कसरत लगी है और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री विदेश की यात्रा से आने के बाद चुनावी संबोधन में चले जाते हैं। उसी ने इस पूरी घटना की गंभीरता को डाइल्यूट कर दिया है। अब वो गंभीरता को बनाए रखने के लिए बहुत कुछ एक्सरसाइज चल रही है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आतंकवाद की लड़ाई को 2 देशों के बीच की लड़ाई में तब्दील ना किया जाए। बिल्कुल महत्वपूर्ण आपने बात कही है कि आतंकवाद की लड़ाई है, ये 2 देशों के बीच की नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि भाई जिस देश में आतंकवाद फलता फूलता है और जिसने जमीन दे रखी है आतंकवादियों को और वहां पर वो फल फूल रहा है और उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ हो रहा है, तो उस देश को भी सबक सिखाना होगा। इस तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन वक्त की कमी है। और लास्ट में एक छोटी छोटी टिप्पणी आपसे अमरेश जी, आगे फिर क्या होता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, मुझे तो आगे होता हुआ क्या देख रहा हूं बुशरा जी, बड़ा अफसोस होता है। भारत की स्थिति बहुत दयनीय है आज की तारीख में। पाकिस्तान की भी है, लेकिन मैं भारत का नागरिक हूं। ये स्थिति हो गई हम लोग की कि अब रशिया, चाइना और ईरान तय करेंगे कि भारत को क्या करना है। और जो आपने एक माहौल बनाया था, अमेरिका और इजराइल हमारे साथ खड़े हैं और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो दोनों ऑलमोस्ट सरेंडर्ड है। उनकी स्थिति नहीं, वहां हमास ने अच्छा
राइट विंगर्स इतना बोल रहे हैं कि देखिए इजराइल ने क्या जवाब दिया। अरे इजराइल ने क्या जवाब दिया? और या फिर कुछ लोग कह रहे हैं, शशि थरूर ने भी कहा कि इंटेलिजेंस फेलियर तो इजराइल का भी हो गया था, इतनी बड़ी ताकत है। अरे इजराइल का इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, हमास ने उसको आउट मैनूवर कर दिया था सुपीरियर इंटेलिजेंस से। इस बात को समझिए। ये दूसरी चीज है, ये उस तरह की लड़ाई नहीं है जो फिलिस्तीन में आजादी की लड़ाई चल रही है। ये सीधे सीधे एक आतंकवाद का मामला है। ये दो देशों में लंबे समय से जो टेंशन चल रहे हैं और जो रिजॉल्व हो सकते थे, क्योंकि 1857 की लड़ाई हमने मिलकर लड़ी थी, दोनों देश उस बात को मानते हैं। और उनकी ये स्थिति हो गई है कि आज उनके पास कोई एलाइज नहीं है, उन दोनों के पास। और आज भारत जैसे देश को एक उसके जो आर्म्स, और आप विश्वास नहीं करेंगे जो इस समय बात चल रही है भारत के ही अंदर रक्षा विशेषज्ञों की, भारत के पास आज जो मॉडर्न वॉरफेयर हो रही है यूक्रेन में और फिलिस्तीन में, यमन आईसीबीएम मार रहा, पाकिस्तान के पास तो आईसीबीएम है ही नहीं। भारत के पास जो अग्नि 5 अग्नि 6 है, वो कभी टेस्ट उस तरह से किसी रियल थिएटर में हुई नहीं। और ये पूरी सिचुएशन बन रही है कि SU-400 जो रशिया ने भारत को दिया था, जो इंटरसेप्टर है एक बहुत बड़ा, वो SU-400 चाइना को भी दिया था, और चाइना ने अगर वो पाकिस्तान को पास कर दिया तो क्या होगा? तो अब देखिए वॉर की, अच्छा हम लोग अभी उसी में मेंटालिटी में है। 1971 में हमारी फौज 3 गुना ज्यादा है, 4 गुना ज्यादा है। 1971 में ये हो गया था, वो जमाना चला गया। ये जमाना मॉडर्न वॉरफेयर का एक अलग तरह का है, इसमें साइबर वॉरफेयर भी है। वहां आप कहाँ हैं? ये जो सारी ये देखिए चीजें हैं, ये भारत का एक के लिए वेकअप कॉल बहुत बड़ी है कि इसको तो अभी भी समय है, जग जाओ, सही एलाइज चुनो और अपने आर्मी को, अपनी साइबर कैपेबिलिटीज को और अपनी इकोनॉमी को और बेहतर करो, ताकि तुम पूरी देश की जनता भारत के खिलाफ अगर ऐसा कुछ हो तो वो खड़ी रहे। जी बिल्कुल। बहुत संक्षेप में बिलाल साहब आपसे, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और अमरीश जी ने भी, और फिर उसके बाद उसको आगे बढ़ाया जम्मू आनंद जी ने। लेकिन जाहिर सी बात है, मुश्किल है आपको ये कह पाना किसी के लिए भी कि आगे आप क्या होता हुआ देख रहे हैं। लेकिन फिर भी एक सिचुएशन को अगर आप एनालाइज करें तो जो सेंटिमेंट है, जो मीडिया पे आप देख रहे हैं, और जो सरकार और उनके साथ साथ जो दूसरे देश है उनका जो रवैया है, उस सब के तहत आप क्या देख रहे हैं आगे होता हुआ? देखिए बुशरा साहब, जैसे मैंने अपने फर्स्ट शॉट में कहा था कि जो डोमेस्टिक प्रेशर है हमारा, और उस डोमेस्टिक प्रेशर को हमने खुद डेवलप किया है अपने गोदी मीडिया चैनल के माध्यम से। वो हमारा अपना ही क्रिएट किया हुआ है। उस डोमेस्टिक प्रेशर को हमें न्यूट्रलाइज भी करना है। किस हद तक हमने जातीय जनगणना के माध्यम से इस पे एक छींटा मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद अब जब तरह से मॉक ड्रिल तक की बात आ गई है और चीजें उस लेंथ पर चली गई हैं कि जहां अब हमें उस डोमेस्टिक प्रेशर को डिफ्यूज फाइनली करना है, तो भारत के लिए एक हिट बनता है। क्योंकि अगर भारत हिट नहीं लेगा तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर जो एक इमेज है, जो उनका वर्चस्व है, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, वो कोलैप्स कर जाएगी। वो दांव पे लगी हुई है मोदी की, इसलिए हिट हिंदुस्तान करेगा। ये वॉर में तब्दील ना हो, इसके लिए डिप्लोमेसी की जा रही है। और अगर ये वॉर में तब्दील होता है तो फिर कश्मीर का जो मुद्दा भारत और हिंदुस्तान के बीच में है, जिसको लेकर ये आतंकवाद भी होता है, वो एक फिर सेंटर स्टेज ले लेगा। ये भी एक बड़ी दिक्कत वाली बात है। प्लस कल पाकिस्तान ने एक साइबर अटैक हमारे पर किया था, जो मिलिट्री सर्विसेज जो है की वेबसाइट्स हैं, IDSA की जो वेबसाइट्स पर, उस पर पाकिस्तान ने कल एक साइबर अटैक भी किया था। हिंदुस्तान की कोशिश है कि FATA जो फाइनेंशियल एक्शन टेकन फोर्सेस में, जिसने पाकिस्तान को एक समय में ग्रे लिस्ट में डाला था, और पाकिस्तान ने दोबारा वहां से IMF से एड प्राप्त की थी, ये कहते हुए कि साहब हमने सारे टेररिस्ट को अपने आप बंद कर दिया, उन्हें मार दिया है, अपने आप उस ग्रे लिस्ट से निकाल दिया था। हिंदुस्तान डिप्लोमेटिक लेवल पे वो भी कोशिश कर रहा है कि फिर FATA की लिस्ट में डाला जाए। वही कल निर्मला सीतारमन ने मिलान के अंदर जो इटाली के अंदर जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो चेयरपर्सन है, उनसे ही कहा कि पाकिस्तान की फाइनेंशियल एड रोकी जाए,
क्योंकि वो टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है। तो फाइनेंशियल आइसोलेशन की भी जो पाकिस्तान की कोशिश है वो भी जारी है हमारी। लेकिन कुल मिलाकर अब हम ये नहीं कह सकते कि वॉर होगी, लेकिन हिंदुस्तान हिट जरूर करेगा, क्योंकि वो डोमेस्टिक प्रेशर जिसके बारे में आपके बारे में बताया है, अगर उसको कंट्रोल कर ले जाता है तो फिर ये हिंदुस्तान की एक विन विन सिचुएशन होगी डिप्लोमेटिक लेवल पर, कि वो वॉर में न बदले। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने कही है। बहुत संक्षेप में, जब मुझे वक्त की बहुत कमी है, कि आप इसको कहाँ जाते हुए देख रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो एक इमेज के हम तो घर में घुसकर मारते हैं और फिर शहीदों के नाम पर वो पहलगांव के बाद जो है वो वोट भी मांगते हैं। वो कहते हैं कि भाई पहला वोट शहीदों के नाम दीजिए, बाकायदा तौर पर उनकी पिक्चर्स लगाई जाती हैं। क्या उस तरह का माहौल अभी नहीं बन पाया, इसीलिए जातिगत जनगणना उनको लानी पड़ी? लेकिन उसके अलावा मेरा सवाल ये कि आगे क्या होता हुआ आप देख रहे हैं, बहुत संक्षेप में? क्या है, सारी झंझट ही यह है कि पूरे देश को एक व्यक्ति की इमेज को बिल्डअप करने के लिए लगवाया जा रहा है। यही तो देश की त्रासदी है। देश से बड़ा व्यक्ति नहीं है, लेकिन क्या करें, अब 2014 के बाद तो यही है कि एक व्यक्ति का मायने देश हो गया है। तो लेकिन वास्तविकता जो है उसको कोई नकार नहीं सकते हैं। मैं एग्री कर रहा हूँ कि भारत की स्थिति सही मायने में देखा जाए तो बहुत दयनीय स्थिति है। क्यों हमारी तुलना पाकिस्तान से हो सकती है? हम अगर दुनिया के थर्ड इकोनॉमी बनने जा रहे हैं तो पाकिस्तान की तो स्थिति वो है ही नहीं, तो हमारा कॉम्पिटिटर तो है ही नहीं, उसकी वो ताकत ही नहीं है। क्या वो चौथी इकोनॉमी बनने जा रहा है? तो हम ये जो है ना कि पूरा डिस्कोर्स जो है, वी आर बीइंग रिड्यूस्ड टू पाकिस्तान। मतलब एक तरफ हम ये बात करते रहेंगे कि हम दुनिया के विकसित मुल्क हो गए हैं, और दूसरी तरफ हमारी लालसा ये है कि हमारी हर समय तुलना पाकिस्तान से ही होती रहनी चाहिए। दिस इज एब्सोल्युटली मॉकरी ऑफ द थिंग्स जिसको कहते हैं वो है। तो ले दे के ऐसा है कि भाई पॉलिटिकल कंसिडरेशंस जो है उसको साधने के लिए अगर आप इस तरीके के कदम उठाएंगे या इस तरीके के मतलब हालात पैदा होंगे तो ये किसी भी मुल्क के लिए उचित नहीं है। भारत एक बड़ा देश है। भारत को उस ढंग का स्टेटमेंटशिप और एक लीडरशिप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देने की जरूरत है। आप अगर एक पड़ोसी देश के साथ के टेंशन्स को रिजॉल्व करने में मतलब एक जिसको बोलते हैं ना एग्जाम्पल सेट नहीं कर सकेंगे तो आप दुनिया की टेंशन्स को सेट में इंटरवीन करने की क्या आपकी हैसियत रहेगी और कौन लोग मानने वाले हैं? तो इसके लिए मतलब निजाम इस तरीके से बना दिया गया है कि हम ही दांत भी हमारे, चेहरे भी हमारा, आईना भी हमारा। तो इसलिए टेंशन ना हो और आतंकवाद के खिलाफ का जो रिजॉल्व है वो रिजॉल्व और मजबूत होना चाहिए, और जनता को हिंदू मुसलमान में ना बंटकर आतंकवाद के खिलाफ जो है उसके लिए अपनी मानसिकता को तैयार करनी होगी। बिल्कुल। और अभी भी मैं देख रही थी कि अभी भी जो हेडलाइंस बनाई गई कि कल बजेगा सायरन, हो गई है युद्ध की तैयारी। तो वो देखिए आप टीवी चैनल्स पर आप ये देखिए कि उनके बस में हो तो मैं कह रहा हूँ ना ये सारी जिम्मेदारी जो है ना चेहरे चमकाने की, परिस्थिति को संभाल लेने की, ये सारी जिम्मेदारी गोदी मीडिया ने ले ली। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनको एक तरह से कहते हैं ठेका जो है वो दे दिया गया है, वो साफ तौर पर दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, अमरीश जी आपका, बिलाल साहब आपका और जम्मू आनंद जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।